हेलो बेटा, प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम नंबर 26 है। कहता है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, देन एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रिक्वेंसीज। इनको फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो जो आपकी रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। तो 400 नैनोमीटर, और यहाँ कितना है 750 नैनोमीटर। ये इस तरह से दिया हुआ है, नैनोमीटर दिया हुआ है, नैनोमीटर। तो सबसे पहले तो इसे मीटर में बदल लो, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके ये मीटर में आ गया, और ये हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर में आ जाएगा आपका। एक नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। ये तो है आपकी लैम्डास, क्या है, वेवलेंथ है। अब इसने पूछा है कि ये आपकी मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ है। ये क्या है, मिनिमम वेवलेंथ है, लैम्डा मिनिमम है और ये लैम्डा मैक्स है। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा, C बाई लैम्डा आ जाएगा। तो जब एक बात बताना, C अपॉन जब आप लैम्डा मिनिमम करोगे, C अपॉन लैम्डा मिनिमम करोगे तो न्यू आपका क्या आएगा, मैक्स आएगा। एक काम तो ये हो गया। और जब आप C अपॉन लैम्डा मैक्स करोगे, C अपॉन लैम्डा मैक्स करोगे तो न्यू क्या आएगा, मिनिमम आ जाएगा। न्यू आपका कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸। लैम्डा मिनिमम आपको पता है 400 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा मैक्सिमम आपको पता है 750 इंटू 10⁻⁹। तो ज़रा गौर करो आप कैसे करोगे। C की जगह कितना लिखोगे, 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा मिनिमम कितना लिखोगे, 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। दैट विल बी न्यू मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पर। समझ गए। अरे भाई, जब ये चीज़ खुद में बहुत छोटी होगी तो ये तो अपने आप में बड़ी वैल्यू देगा। खूब अच्छी तरह सोच लो। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 1/100 लिख दूँ, तो आंसर क्या आएगा, 0.01। और अगर मैं लिख दूँ 1/1000 तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.001। ठीक है, तो जब ये वैल्यू मैक्स होगी तो ये वैल्यू मिनिमम आएगी, और जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। गॉट द आइडिया। ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 3 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये आ गया आपका लैम्डा। अब कह रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप जानते हो फार्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है। C की वैल्यू कितनी होती है, C होता है आपका 3 इंटू 10⁸। अब ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। C की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करना है तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आपको मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना था तो हम कुछ नहीं कर सकते। C की जगह इतना लिख दिया, लैम्डा की जगह कितना कर लिया, 3 इंटू 10⁶, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना, -9। C की जगह ये वैल्यू और लैम्डा की जगह ये वैल्यू। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर क्या आएगा 10 की 8, नीचे क्या आएगा 10 की -3, क्योंकि 6 और 9 मिलके क्या हो जाएगा, -3। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की 8 मल्टीप्लाई 10 की 3, इट विल गिव यू 10⁻11 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजुअल लाइट फ्रॉम 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। ये दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है एंगस्ट्रॉम में। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है, लैम्डा मिनिमम है। ये लैम्डा मिनिमम है और ये क्या है, लैम्डा मैक्स है। ये मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा की। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 3800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, और ये आ जाएगा 7600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बन जाएगा बेटा 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, या इसको लिख सकते हो आप 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ कितना, -7 मीटर। और ये बन जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ कितना, -10 मीटर। तो ये बनेगा 7.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर, ये बन जाएगा। अब हमें निकालनी फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी, फ्रीक्वेंसी। तो आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा।
तो यहाँ से बेटा न्यू कितना आ जाएगा, न्यू आ जाएगा आपका c बाई लैम्डा। तो ज़रा दिमाग लगाओ, जब आप यहाँ लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर 8, सी की जगह ये वैल्यू और लैम्डा की जगह कितना 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, तो ये आपकी कौन सी थी, लैम्डा मिनिमम थी ये। तो यहाँ पर जो न्यू आएगा इसके करस्पॉन्डिंग ये कैसा आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सी की जगह कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की जगह 7.6 इंटू 10 की पावर कितना -7। ये आपको क्या देगा, न्यू मिनिमम दे देगा। ये क्या दे देगा, न्यू मिनिमम दे देगा। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कहता है हाउ लॉन्ग, क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो एक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ अ डिस्टेंस ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और डिस्टेंस आपको ये दे रखी है। तो कह रहा है कि बताओ कितनी देर में ये मार्स से अर्थ तक पहुंच जाएगा, ये बात कह रहा है। ठीक है, रेडियो वेव है, रेडियो वेव है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये रेडियो वेव है तो ये आपकी किस वेलोसिटी से मूव करेगी, ये वेलोसिटी से मूव करेगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगी। ठीक है, इतनी स्पीड से मूव करेगी। तो बेटा स्पीड तो आपकी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस दे दी इसने 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, किलोमीटर तो मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा बेटा आपका जा करके 8 इंटू 10 की पावर 7 और 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 10, इतने मीटर, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गई इसकी क्या डिस्टेंस और ये हो गई स्पीड। अब निकालना हमें क्या, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू हो गया आपका जा करके ये हो गई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 10 और वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर क्या 8, ये है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये आ जाएगा आपका 8/3 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, तो ये आ जाएगा जा करके 8/3 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका जा करके 800 और डिवाइडेड बाई 3 इतने सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो कर पाओगे, न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। ये वेव नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है मतलब आपको न्यू दे रखा है। ठीक है, तो न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा सी इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो सी अपॉन न्यू, लिख सकते हो कि नहीं। तो जहाँ लैम्डा लिखा वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, सी अपॉन न्यू लिख दूंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ये न्यू कहाँ पहुँच जाएगा, इस पोजीशन पे, तो यह आ जाएगा आपका जा करके न्यू बाई सी। अब न्यू कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज और सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। मैं फिर बता देता हूँ, हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था न्यू बार मतलब वेव नंबर। इसका फार्मूला होता है 1/λ और लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से कितनी आ जाएगी सी बाई न्यू। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी लैम्डा की जगह, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये न्यू आपका पहली वाली पोजीशन पे चला जाएगा, 3 नंबर की चीज़ 1 नंबर पे जाएगी, तो ये आ जाएगा न्यू बाई सी। न्यू की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू पता है, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1120 किलो हर्ट्ज। एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है और वो अपनी कोई फ्रिक्वेंसी रिलीज़ कर रहा है वहाँ से 1120 किलो हर्ट्ज की। ठीक है, कोई प्रोग्राम होगा उसकी फ्रिक्वेंसी है ये। आगे कहता है अनदर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 98.7 मेगा हर्ट्ज, और एक दूसरा रेडियो स्टेशन है वो 98.7 मेगा हर्ट्ज पे फ्रिक्वेंसी जो है रिलीज़ कर रहा है। व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम ईच स्टेशन। मैं मान लेता हूँ मेरे पास स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन मेरे पास बी है। स्टेशन ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है न्यू 1, ये कितनी है 1120 किलो हर्ट्ज है, और स्टेशन बी की फ्रिक्वेंसी कितनी है न्यू 2, ये कितनी है 98.7 मेगा हर्ट्ज, ये इतनी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस न्यू 1 को आप किस में बदलोगे, हर्ट्ज में, तो 1120 किलो का मतलब 1000 हो गया, और यहाँ पर क्या लिख दोगे हर्ट्ज, और ये क्या हो गया न्यू 2 कितना हो जाएगा 98.7 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, और यहाँ क्या हर्ट्ज, मेगा का मीनिंग होता है 10 की पावर 6, इतना आ गया।
अब आपको न्यू1 पता, आपको न्यू2 पता, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। एक बात बताओ, सी बराबर आपने पढ़ रखा है न्यू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। और अगर न्यू1 की बात है तो यहाँ क्या कर देना, 1 लिख देना। सी आपको पता है कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8। न्यू1 की वैल्यू ये उठा करके न्यू1 की जगह आप पुट कर देना। क्लियर हो गई बात, एक काम खत्म हो गया। इसी तरह से आपका यहाँ आ जाएगा सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का फार्मूला, तो यहाँ से आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। और अगर आप बात कर रहे हो किसकी, न्यू2 की, तो यहाँ न्यू2 लिख देना। इसकी वैल्यू आप जानते हो 3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू2 की वैल्यू आपको पता है कितनी, ये रही, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, आपको लैम्डा 2 मिल जाएगा। ये लैम्डा 2 मिल जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा 1 मिल जाएगा। यहाँ से आपको लैम्डा 1 मिल जाएगा। यही बात पूछ रहा था, बस अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में थी, हर्ट्ज में बदली, 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि के का मतलब होता है 1000। फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में थी, किस में बदल ली, हर्ट्ज में, क्योंकि एम का मतलब होता है 10 की पावर 6। फिर सी बराबर न्यू लैम्डा से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। अब क्योंकि मैं न्यू2 की बात कर रहा हूँ तो लैम्डा 2 बराबर सी अपॉन न्यू2। न्यू2 की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ रहा है। गॉट द आइडिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वैसे तो बेटा ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, +2 में आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है। क्या चीज़ है मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, बड़े आराम से बताऊँगा। ठीक है, फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब उनका जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकल के मूव करेगा तो करंट आएगी, तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दिमाग ये कहेगा कि फोटोन होते क्या हैं। फोटोन होता है बेटा एनर्जी पैकेट। फोटोन क्या चीज़ होती है, फोटोन होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। जैसे मान लो ये एनर्जी का एक पैकेट है, क्लियर है, ये एनर्जी का पैकेट है, तो इसको बोलते हैं फोटोन। लाइट के केस में इस एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। लाइट के केस में ध्यान रखना, लाइट अपने आप में एक एनर्जी है, तो लाइट के केस में इस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका फिजिक्स है, दिया तो एक केमिस्ट्री में है लेकिन इसकी फिजिक्स है बेटा पूरी, इसको समझ लो। फिनोमेना क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, ये जो आपको दिख रही है प्लेट है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। कैसी प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। यहाँ लिख लेते हैं, एक नंबर पर जो आपने यूज़ की है ये है फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या है ये, फोटो सेंसिटिव प्लेट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके ऊपर फोटोन गिरेगा, इसके ऊपर अगर फोटोन टकराएगा तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। ठीक है, ये आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव मेटल है। प्लेट लिख लो या मेटल लिख लो, प्लेट किसी चीज़ की तो बनी होगी, मेटल है मान लो, ये फोटो सेंसिटिव मेटल है ये। तो इंसिडेंट जो लाइट होती है, उस लाइट के केस में जो एनर्जी का पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव आपका जो है मटेरियल है, उस पर जब इंसिडेंट लाइट है, और इंसिडेंट लाइट क्या होता है, एनर्जी का पैकेट होता है, और लाइट के केस में एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। वो फोटोन इस तरह से आकर के आपकी मेटल पे गिरा, तो बेटा होगा क्या, जब ये इंसिडेंट लाइट फॉल होगी मेटल के ऊपर, ये देख रहे हो ना, ये इस तरह से आकर के इसके ऊपर टकराएगी, तो ये होते हैं एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। लाइट क्या है, बेसिकली एनर्जी का पैकेट है। वो एनर्जी इस मेटल के किसी एक एटम को मिल जाएगी। ये मेटल है तो ये मेटल किससे बना होगा, ये एटम से मिलकर बना होगा। एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो एनर्जी मिली, ये एनर्जी इनडायरेक्टली किसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन को मिल गई। इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा, और कंज्यूम करके ये या तो सरफेस पे आ जाएगा, देखना जरा ध्यान देना, या तो ये इसके सरफेस पे आ जाएगा, ये मान लो आपका मेटल था, या तो ये इसके सरफेस पे आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर था, तो और ये जो है आपका फोटोन आया, ये इसको मिल गया, क्लियर है। तो या तो ये फोटोन जो जब इसको मिला तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ तक आ सकता है, ये निकल के या तो सरफेस पे आ जाएगा, बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा, या फिर अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल गई इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर भी मूव कर सकता है। तो इस तरफ फोटोन आपका इंसिडेंट होगा और इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये फोटोन है, ठीक है, एनर्जी का पैकेट है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकल जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, समझ में आया। ये क्या चीज़ है, ये आपकी फोटो सेंसिटिव प्लेट है या मेटल है। इसके अंदर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने फोटोन को इंसिडेंट करवाया, मतलब लाइट को फॉल किया। लाइट फॉल हुई मतलब एनर्जी के पैकेट फॉल हुए। एनर्जी के पैकेट किसको मिलेंगे, एटम को मिलेंगे। किसके एटम, मेटल के एटम। मेटल के एटम को मिलेंगे मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे। एटम को मिलने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे। ये कनेक्ट हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो वो दो काम कर सकता है, या तो वो निकल के सरफेस तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल गई
तो वो इस मेटल को छोड़ करके, इसके सरफेस को भी छोड़ करके आउटसाइड द मेटल आ जाएगा और मूव करना शुरू कर देगा। सिर्फ इतना फिनोमेना है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, तो फोटोन के फॉल होने से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप में चार्ज है, और चार्ज अगर मूव करता है तो हम कहते हैं कि चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज के मूव करने को फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो मैं फिर एक बार आपको वही चीज़ बताऊंगा, फोटोन गिर रहा है मतलब लाइट जब फॉल हो रही थी तो वो लाइट क्या है, एनर्जी है, और उसकी एनर्जी के जो पैकेट है उनको फोटोन बोलते हैं। जब वो फोटोन आपके फोटो सेंसिटिव मेटल को मिलेंगे, मतलब उसके एटम को मिलेंगे, एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो दो काम कर सकता है, अगर मिनिमम अमाउंट में मिली है तो वो निकल के सरफेस तक आ सकता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई तो सरफेस को भी छोड़ देगा, मतलब मेटल को भी छोड़ देगा और फ्री स्पेस में आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी घटना है और ये कुछ नहीं, इतनी सी फिजिक्स है। अब इसकी डिटेल मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर, वो सारा मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर है? देखो बेटा, ये आपकी फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसका मतलब है इसके ऊपर अगर फोटोन इंसिडेंट हुए तो वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और उस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से इसके जो अंदर एटम बैठे हुए हैं वो एनर्जी उनको मिल जाएगी। एटम को एनर्जी मिलने का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना, इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। जब इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर निकल आएगा। क्या करेगा, ये बाहर निकल सकता है, या ये आपका निकल करके कहाँ आ सकता है, सरफेस पे आ सकता है, सरफेस पे खड़ा हो जाएगा। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई? ये इवेंट होती है आपकी। यहाँ पर क्या होगा, ये फोटोन इंसिडेंट होगा, ये फोटोन है आपका, क्या है, ये फोटोन, और फोटोन के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। क्लियर है? अब इतनी इवेंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो इलेक्ट्रॉन दो काम कर सकता है, या तो सरफेस पे आ जाएगा अगर कम एनर्जी मिली है, और ज़रूरत से ज़्यादा मिली है तो फिर वो सरफेस को छोड़ करके फ्री स्पेस में आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, कैसे होगा वो बताता हूँ। देखो बेटा, बाद में दिमाग में ये बात आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कम से कम कितनी एनर्जी की ज़रूरत है कि वो अंदर इन साइड ऑफ द, आपका अभी तो अंदर बैठा हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन अभी अंदर है, ये निकल करके कहाँ आ जाए, सरफेस पे आ जाए, कम से कम एनर्जी कितनी मिले। तो बेटा एक बात बताओ, ये मेटल है, इसके अंदर तो बहुत सारे एटम होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग डिमांड होगी। मान लो इसकी डिमांड है इसको 100 मिल जाए, इसकी डिमांड है इसको 70 मिल जाए, इसकी डिमांड है इसको 85 मिल जाए, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग डिमांड होगी। ठीक है, कम से कम इसको 100 मिल जाए तो ये मेटल के सरफेस पे आ जाएगा, इसको 70 मिल जाए तो ये मेटल के सरफेस पे आ जाएगा, इसको 85 मिल जाए तो ये मेटल के सरफेस पे आ जाएगा। तो सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूँ 100 वाले की। किसकी बात कर रहा हूँ? 100 वाले की बात कर रहा हूँ। तो जो 100 वाला इलेक्ट्रॉन है आपका, इसके ऊपर क्या होगा, फोटोन इंसिडेंट होगा। अब इसकी डिमांड कितनी, 100 की, और जो फोटोन आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है, 100 है, तो डिमांड भी 100 की है और मिल भी रहा है इसको 100। ये हमारा क्या है, फोटोन है। फोटोन है मतलब एनर्जी का पैकेट है, इसकी एनर्जी 100 है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा इसको उसकी एनर्जी डिमांड कितनी है, 100 है। तो 100 डिमांड और 100 मिल रहा है, तो ये आपका सरफेस पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे की बात करते हैं। अब मान लो आपका जो इंसिडेंट फोटोन है, जो इंसिडेंट फोटोन है, इस इलेक्ट्रॉन को पता चला 110 जो है दे रहा है एनर्जी, डिमांड कितने की थी, 100 की, मिल कितना रहा है, 110। तो अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आएगा ना, अब ये सरफेस से निकल के बाहर घूमेगा। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी तो वो 10 के साथ जो है, 100 तो उसकी मिनिमम है सरफेस के आने के लिए। ठीक है, आपने दी कितनी, मैं आपको एक चार्ट सा बना के दिखा देता हूँ। देखो बेटा, चार्ट बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिमांड। डिमांड कितनी, 100। आप कितने भी एक्सपेरिमेंट कर दो, डिमांड इस वाले इलेक्ट्रॉन की 100 रहेगी। क्लियर होगी बात? अब मैं यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन लिख देता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, पहले केस में 100 दी, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी कितनी होगी, 0। क्यों, डिमांड कितनी थी, 100, मिला कितना, 100। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर वो करेगा क्या, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ सरफेस पे आके रुक जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो केस है ये एट सरफेस पर है। कहाँ पर है ये, एट सरफेस, मतलब सरफेस पे आके इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। अगला केस देखो, डिमांड कितनी है, 100 की है, मिला कितना, पता चला 120 मिल गया। तो 100 की डिमांड है, मिला है 120, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, 20। इस 20 को लेकर के उसमें क्या शुरू हो जाएगा, मोशन शुरू हो जाएगा, मतलब उसके पास 20 के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी।
अगला आपने जो है डिमांड कितनी थी 100, मिल गया, पता चला 180 मिल गया। तो डिमांड 100 की है, मिला 180, तो कितना बच गया इसके पास 80। इसके साथ ये क्या करेगा, मोशन करेगा। अगला केस कौन सा है, फिर 100 डिमांड है। अब आपको कितना दे दिया इसने, आपने इसको दे दिया 500, तो कितना बच गया इसके पास 400। तो अब भी ये मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब बात ये आती है, इस वाले में धीरे धीरे मूव करेगा क्योंकि एनर्जी 20 है, इस वाले में ये बहुत तेज़ मूव करेगा, एनर्जी आपकी बढ़ गई, और इस वाले में तो बहुत ज़्यादा मूव करेगा क्योंकि एनर्जी अब 400 हो गई। समझ में आ गई बात। तो डिमांड जितनी है, अगर सिर्फ उतनी एनर्जी मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सिर्फ ज़रूरत ही पूरी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप जो है दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, ठीक है। दिल्ली से मुंबई का जो बेसिक किराया है वो है मान लो 1000 रुपीज़, कितना है 1000 है। आने जाने का मान लो 1000 रुपया लगता है आपका, दिल्ली से कहाँ जाने का, मुंबई जाने का। तो आपको सिर्फ अगर 1000 रुपये दिए जाएंगे तो आप दिल्ली स्टेशन से मुंबई स्टेशन जाएंगे और मुंबई स्टेशन से वापस दिल्ली स्टेशन आ जाएंगे। मुंबई घूम तो नहीं सकते क्योंकि पैसे ही नहीं बचे। एक काम ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको मान लो दे दिया जाता 1200 रुपीज़ दे दिए जाते, तो 1000 तो आप खर्च कर देते आने जाने में, वो तो आपका बेसिक का किराया लगना है, 1000 से नीचे तो किराया है नहीं, ठीक है। तो जो 200 बचता तो उससे आप क्या करते, वहाँ मार्केटिंग करते। अब आपको पता चला 12,000 दे दिए जाते, तो 1000 तो चले जाते आपके कहाँ, आने जाने में, रेंट में चले जाते, तो बचते कितने 11,000। अब आप 11,000 के साथ ज़्यादा मार्केटिंग करते, ज़्यादा मोशन होता आपके अंदर। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है आपका। बेसिक जो है डिमांड जो है वो है यहाँ पर, अगर पूरी हो गई, सिर्फ डिमांड पूरी हुई तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और डिमांड से ज़्यादा अगर मिल गया तो जो ज़्यादा मिला है, जो एक्स्ट्रा मिला है, उसके साथ वो मोशन करेगा। क्लियर होगी बात। तो जो भी एनर्जी हम देते हैं फोटोन के थ्रू, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई। कितनी होती है, ई होती है फोटोन की एनर्जी। ये जो फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये कितनी होती है, ई, और इसका फार्मूला होता है h इंटू न्यू। क्या होता है, h इंटू न्यू। यहाँ पर h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात बताई थी। तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट, उसने ये बात बताई थी कि जब भी किसी सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं या लेते हैं तो वो पैकेट के फॉर्म में होती है, और उस पैकेट के फॉर्म में होने की वजह से उसको हम लेन देन जो है सारा पैकेट के फॉर्म में होता है। और अगर लाइट के केस में आप एनर्जी की बात कर रहे हो तो लाइट की एनर्जी का जो पैकेट होता है उसे फोटोन कहते हैं। तो ये h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। फिलहाल आप ये याद रखें, प्लैंक कांस्टेंट है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप खूब अच्छी तरह जानते हो। न्यू क्या चीज़ है यहाँ पर, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। किस चीज़ की, वो फोटोन की। जो फोटोन आएगा ना वो आपका इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ आएगा। कैसे आएगा, वाइब्रेट करता हुआ है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन विच इज गोइंग टू इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटीरियल। गॉट द आइडिया और नॉट। तो ये जो फोटो सेंसिटिव मटीरियल था, मैं फिर आपको बता देता हूँ, जो फोटोन की जो एनर्जी है आपकी वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी है किस चीज़ की, फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक काम खत्म हो गया। इसके बाद जो मिनिमम डिमांड होती है, जो मिनिमम डिमांड होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, जैसे वो टिकट थी ना, दिल्ली से मुंबई आओगे और जाओगे तो 1000 रुपये लगेंगे। तो वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम वैल्यू एनर्जी की, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसको लिखते हैं W0। ठीक है, ये भी आपकी एक एनर्जी है, ये इसकी मिनिमम डिमांड है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी जिसकी ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को इनसाइड मेटल से निकल के सरफेस ऑफ द मेटल पे आने के लिए। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन आपका बैठा हुआ है, ये अंदर से बाहर आने के लिए, सिर्फ सरफेस पर आने के लिए, कहाँ पर आने के लिए, सिर्फ सरफेस पर आने के लिए जो एनर्जी की डिमांड करता है उसको बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेटल टू द सरफेस ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी अगर सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर दी, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम डिमांड, मान लो डिमांड है 100 की और आपने दिया भी 100, तो कुछ बचा नहीं इसके पास, जितनी ज़रूरत थी सिर्फ आपने उतने ही पैसे दिए, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डिमांड थी 100 की और दे दिया कितना, 1000 दे दिया, सॉरी डिमांड थी 100 की, दे दिया 1000, तो बचेगी कितनी, 900। तो वो जो 900 है उसको लेकर के वो रोम करेगा, घूमेगा, तो वो हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 900 इन दिस पर्टिकुलर केस। गॉट द आइडिया। तो एक बात बताओ, जो भी आपको एनर्जी मिलती है वो दो जगह जाती है,
फोटोन की जो भी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो कितनी जगह जाती है बेटा? वो दो जगह जाती है। एक तो जाती है वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन का मतलब ज़रूरत, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। जैसे डिमांड है 100 की, आपने 90 दे दिया, वो सरफेस पे भी नहीं आएगा। डिमांड है 100 की, आपने 98 दे दिया, वो सरफेस पे नहीं आएगा। डिमांड है 100 की, आपने 99 दे दिया, वो सरफेस पे नहीं आएगा। तो W0 इज ए वर्क फंक्शन विच इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम इतना तो दो। तो जो भी आपने एनर्जी फोटोन की थी वो दो हिस्से में गई, एक तो वर्क फंक्शन में गई, और अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है तो वो किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो एक फार्मूलेशन बन गया, मैथमेटिकल फार्मूलेशन डेवलप हो गया कि जो आपकी ई है, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, वो किसके इक्वल है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दो जगह जाएगी। मान लो आपने इसकी ज़रूरत कितनी थी? 100 की, आपने कितना दिया था? 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। भाई 100 तो आपका वर्क फंक्शन में चला गया, बचा कितना? 20। 20 के साथ वो मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? तो E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, W0 इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड द मेटल टू द सरफेस ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है मेटल के अंदर से निकल के मेटल के सरफेस तक आने के लिए। समझ में आ गई? और जो बची है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो E को मैं क्या लिख सकता हूँ? H न्यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, H यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो E का फार्मूला H न्यू। तो H न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। गॉट द आइडिया? आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और भी इसके फार्मूले मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे कैसे निकलेंगे, सारी चीज़ें डिटेल कर देता हूँ। देखो बेटा, E क्या है? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू H न्यू। कहाँ कहाँ गई? वर्क फंक्शन में गई। ये मिनिमम वर्क है या मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए। किस लिए चाहिए? वो चाहता है कि मैं मेटल के अंदर से निकल के मेटल के सरफेस तक आ जाऊँ, कम से कम इतनी तो दो कि गेट पर आके खड़ा हो जाऊँ, कम से कम इतनी एनर्जी। ठीक है? ये आपके इलेक्ट्रॉन से अंदर इसके ये निकल के कहाँ आ जाए? सरफेस तक आ जाए, कम से कम वो एनर्जी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अगर उससे ज़्यादा मिल गई तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्या करेगा? वो जो है आपका मूव करेगा, इस तरह से घूमेगा स्पेस में चारों तरफ, वो कहीं भी मूव कर सकता है इस तरह से। तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? तो मैं अब आपको बता देता हूँ, ये जो H न्यू था ये किसके इक्वल था? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। ठीक है? अब ये हो गया आपका H न्यू, कोई दिक्कत नहीं। जो वर्क फंक्शन है आपका, ये भी आपकी एनर्जी है एक तरह की, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है? अब ये जो वर्क फंक्शन है ये एनर्जी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो H न्यू नॉट। क्या लिख सकते हो? H न्यू नॉट, क्योंकि ये भी एनर्जी है। H न्यू नॉट क्या है? एक एनर्जी है, क्योंकि E बराबर H न्यू भी एक एनर्जी थी, और प्लस क्या आ गया बेटा यहाँ? काइनेटिक एनर्जी। मैं मैथमेटिकल रिलेशन आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H न्यू। ये वाली आपने दी, ये इसकी ज़रूरत थी, बच गई तो सारी की सारी कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? तो अब मैं इसके कुछ रिलेशन बता देता हूँ। मान लो ये एक तो फार्मूला ये हो गया। ये क्या है? इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है? इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। न्यू नॉट क्या है? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन corresponding to which the energy which is required for it to extract from inside metal to the surface of the metal। कम से कम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये, कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो कम से कम होनी चाहिए उसकी इंसिडेंट फोटोन की, कि वो बाहर निकाल सके उसको। और इसके बाद जो बच गया वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। गॉट द आइडिया? तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ लिख सकता हूँ H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। आप ये भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेशन है। अब एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा C बाई लैम्डा। तो ये हो गया आपका जाकर के HC बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका HC बाई लैम्डा नॉट, और प्लस कितना? हाफ mv², ये आ जाएगा। अब आपको ध्यान कितने पे देना? इस हिस्से पे ध्यान देना है। गॉट द आइडिया? इस हिस्से पे ध्यान देना। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपकी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, ये आपकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो सरफेस पे आ सकता है। और ये आपकी थ्रीशोल्ड वेवलेंथ है। क्या है ये? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ।
क्लियर है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और ये तो काइनेटिक एनर्जी है ही आपकी। दो जगह आप फंसोगे, एक तो इस न्यू नॉट पे फंसोगे और एक लैम्डा नॉट पे। मैं फिर बता देता हूँ, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द दैट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन फोटोन corresponding to which energy will extract the electron from inside the atom to the inside the metal to the surface of the metal। मतलब कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी उसकी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से निकल के उसके सरफेस तक आने के लिए। वेवलेंथ में भी बिल्कुल इसी तरह से कह देंगे आप, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आप मिनिमम वर्ड यूज करते हो, ठीक है, यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम। इसमें मिनिमम यूज करोगे, लेकिन वेवलेंथ में क्या यूज करोगे, मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन फोटोन। फोटोन के पास कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी उससे जो आपका इलेक्ट्रॉन है इनसाइड मेटल से निकल के सरफेस ऑफ द मेटल पे आएगा। ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको, मैक्सिमम यूज़ करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये न्यू मीन होता है, ठीक है, और ये लैम्डा मैक्स होता है। ये दो बातें यहाँ कन्फ्यूज़न जरूर आएगा, ठीक है। तो आप जो भी सिस्टम को एनर्जी देते हो वो दो जगह जाती है, एक तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, या फिर वर्क फंक्शन, और जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों चीज़ें देता कौन है, ये देता है आपका फोटोन, जो आपकी लाइट उस पर फॉल हो रही है वो ये चीज़ देती है। अगले लेक्चर में हम इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।